देखो एक बार चली तो नहीं गई। अभी चल रही है, वो दिखाना है, चल रही है। हाँ जी, ठीक है जी। बेटा ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल साइड की वजह से, इस वजह से क्लास जो है डिले हो गई है। आप लोगों को शायद बता भी दिया था मैंने, मेरा तो खुद का फोन बंद हुआ पड़ा है। शुभम सर ने टेलीग्राम पर मैसेज डाल दिया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ जो क्लास शेड्यूल होती है वो हट गई थी, की होती है, मतलब अब मैं क्या ही बताऊं, टेक्निकल टर्म्स में होता है। जो क्लास की जो की होती है वो नहीं आ रही थी, इस वजह से क्लास जो है डिले हो गई थी, है जी, है ना। तो वो आई थिंक मेरा फोन बंद हो चुका था, इस वजह से आप लोग कई कॉल भी कर रहे होंगे, मैसेज भी कर रहे होंगे, आई नो कि बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे थे, और उसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 3 बजे भी क्लास नहीं हो पाई थी, और 4 बजे सोचा था कि 4 बजे क्लास होगी, लेकिन 4 बजे भी नहीं हो पाई थी। आई होप इस समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात। अब इसको आगे ना खींचते हुए हम अपने टॉपिक पर आते बेटा जी। यहाँ पर क्लास चालू हो गई है, हम अपने टॉपिक पर आते बेटा। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर विकास, और विकास चैप्टर में हमने बोला था कि टोटल 4 भाग हैं बेटा। यहाँ पर 4 भाग जो थे, जिसमें से पहला भाग जो था वो था जीवन की उत्पत्ति, हम कवर कर चुके थे। दूसरा है कार्बनिक विकास के प्रमाण, ये स्टार्ट करना है। तीसरा कार्बनिक विकास के सिद्धांत, चौथा है मानव विकास, ठीक है। तो हमें आज से स्टार्ट करना था क्या, कार्बनिक विकास के प्रमाण हमें स्टार्ट करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्या, ये केमिकल इवोल्यूशन हो चुका था, हमें स्टार्ट करना है कार्बनिक विकास के प्रमाण स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, कार्बनिक विकास के जो प्रमाण है वो स्टार्ट करने हैं, सिद्धांत नहीं प्रमाण स्टार्ट करने हैं, ये स्टार्ट करने हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के पास ये स्लाइड देखी, आप सभी ने ये स्लाइड देख ली थी लास्ट वाली? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये अभिनेश मैंने वो सही कराने के लिए बोल दिया बेटा। हाँ जी, क्या आप लोगों ने ये वाली स्लाइड चेक कर ली थी? इस वाली स्लाइड में ये सारे बिंदु क्लियर हो गए थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व, सौर मंडल पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, जीवन की उत्पत्ति या जीवन के संकेत की उत्पत्ति 4 बिलियन वर्ष पूर्व, जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप यानी कौन, प्रोटोसेल 3 बिलियन वर्ष पूर्व, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। ये बिंदु आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है जी। और उसके अलावा बाकी नॉर्मल सी चीजें, रासायनिक विकास क्या होता है, जैविक विकास क्या होता है, कार्बनिक विकास क्या होता है, आप जानते हैं। रासायनिक विकास जिसमें रसायन सम्मिलित, जैविक जिसमें जीवों का निर्माण होगा, और कार्बनिक जिसमें हम सरल से जटिल जीवों का निर्माण करेंगे, यानी सरल कोशिका से एकल कोशिका से अभी तक जो विकास चल रहा है उसको हमने क्या बोला, कार्बनिक विकास। तो हम यहाँ पर ये पहला भाग हमारा हो चुका था, अब हमें पढ़ना है कार्बनिक विकास, यानी किसकी बात करनी है हमें बेटा, कार्बनिक विकास की बात करनी है, ठीक है। हाँ जी, कार्बनिक विकास क्या होता है, कोई बच्चा फटाफट जरा सोचिए, कार्बनिक विकास का मतलब क्या था, फटाफट, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आज ऑलरेडी क्लास डिले हो चुकी है। तो प्लीज फोकस करिएगा किस पर बेटा जी, यहाँ पर किस चीज पर। सर 3 बजे क्लास क्यों नहीं, ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया, प्लीज मेरे भाई, प्लीज मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बता दिया कि क्यों नहीं हुई है, किस लिए नहीं हुई है। तो बिना फालतू में टाइम वेस्टेज की बजाय जो चल रहा है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आ गई थी, हो गई, अब इधर फोकस करेंगे किस पर, पढ़ाई पर, ठीक है बेटा। हाँ जी, हाँ जी, कार्बनिक विकास क्या था, याद करिएगा क्या था कार्बनिक विकास। हम एक कोशिका से, सॉरी एकल कोशिकीय जीवों से किसका निर्माण करेंगे सर, एकल कोशिकीय जीव जो हमारे उत्पन्न हो चुके हैं, कौन से, यूकैरियोटिक, है ना। यूकैरियोटिक एकल कोशिकीय जीव हमारे उत्पन्न हो चुके थे किसमें, जैविक विकास में। अब उनसे हम क्या बनाने वाले हैं, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करने वाले हैं। कौन से जीवों का निर्माण करने वाले हैं, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करने वाले हैं। इसी कौन से यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों का हम क्या करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं। इसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला है, कार्बनिक विकास बोला है, ठीक है जी, डन। इतनी सी बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, कार्बनिक विकास क्या है मेरे भाई, एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक हमने किसमें निर्मित कर दिया था, जैविक विकास में निर्मित कर दिया था। एकल कोशिकीय यूकैरियोट से बहुकोशिकीय यूकैरियोट के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हमने क्या बोला है, कार्बनिक विकास, ठीक है। अभी देखिएगा, इतनी सी बात समझ में आ गई, डन डन डन। अब एकल कोशिकीय यूकैरियोट से बहुकोशिकीय यूकैरियोट बने हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बनिक विकास। अब आप बोलेंगे क्या प्रमाण है सर आपके पास, मैंने बोला वापस से सुन, मैंने बोला एकल कोशिकीय यूकैरियोट से बहुकोशिकीय यूकैरियोट की उत्पत्ति हुई है, इसे हमने बोला कार्बनिक विकास। आपने बोला क्या प्रमाण है आपके पास, है ना। तो वही तो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्या, कार्बनिक विकास के प्रमाण। किसके प्रमाण देखने वाले हैं सर, कार्बनिक विकास के प्रमाण देखने वाले हैं। किसके प्रमाण देखने वाले हैं, कार्बनिक विकास के प्रमाण देखने वाले हैं। आलोक कुमार डाल दिया गया है, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। टाइम वेस्ट मत कर बिल्कुल भी, पढ़ाई पर फोकस कर। वैसे ही आज बहुत डिले हो चुकी है क्लासेस, इसलिए प्लीज फोकस करिएगा यहाँ पर पढ़ाई पर, ठीक है। चीज समझ में आ रही है, हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। सर मिलर का एक्सपेरिमेंट नहीं बताएंगे बेटा, तुम कहां कौन से खाबों में सोए पड़े हो बेटा, क्या हमने मिलर का एक्सपेरिमेंट नहीं देखा शालिनी, कौन से खाबों में सोए रहते हो तुम, मेरे को एक बात बताओ। क्या मिलर का एक्सपेरिमेंट हमने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा है ना, फिर हाँ जी। तो कार्बनिक विकास क्या था मेरे भाई, कार्बनिक विकास था एकल कोशिकीय यूकैरियोट से बहुकोशिकीय यूकैरियोट का निर्माण, ये होता है कार्बनिक विकास। और कार्बनिक विकास आपने पूछा कैसे पता लगा कार्बनिक विकास हुआ है, कैसे पता लगा कि एकल कोशिकीयों से बहुकोशिकीय का निर्माण हुआ है। सर ये कार्बनिक विकास के क्या है आपके पास प्रमाण, तो हमने बोला आइए यही तो टॉपिक पढ़ना है हमें, दूसरा भाग जो पढ़ना है यही तो है कार्बनिक विकास के क्या देखने प्रमाण। आइए शुरुआत करते हैं किसके, कार्बनिक विकास के प्रमाण की। अब कार्बनिक विकास के प्रमाण कितने पढ़ने वाले हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। कार्बनिक विकास के हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, भाई ये क्या कर दिया, कार्बनिक विकास के हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, प्रमाण देखने वाले हैं। कार्बनिक विकास के क्या प्रमाण है सर, हमारे पास टोटल कितने प्रमाण है कार्बनिक विकास के। मैंने कहा मेरे भाई मेरे पास कार्बनिक विकास के ढेर सारे प्रमाण हैं। कौन कौन से प्रमाण हैं, रुक जाइएगा। अब आप में से कई बच्चों की ये भी थी सर सफेद पन्ना मतलब थोड़ा सा आंखों को चुभता है, तो मैं इस पन्ने को थोड़ा सफेद ना करके थोड़ा डार्क कर दिया ताकि आपकी आंखों को ना चुभे। देखिए क्या है कार्बनिक विकास के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कार्बनिक विकास क्या था, यूकैरियोटिक एकल कोशिका से वर्तमान जीव जो मिल रहे हैं, हमने इसको कार्बनिक विकास। अब इस कार्बनिक विकास के प्रमाण क्या है बेटा, मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, मतलब हमारे इस चैप्टर में कई सारे प्रमाण हैं। आपकी एनसीईआरटी में 4 प्रमाण दिए हुए हैं, हम कितने पढ़ेंगे, हम 6 से 7 प्रमाण पढ़ेंगे। कितने, 7 प्रमाण पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी में, मात्र 4 क्या दे रखे हैं, प्रमाण दे रखे हैं, प्रूफ दे रखे हैं। हम पढ़ेंगे टोटल 7 एविडेंसेस पढ़ेंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहला होगा जीवाश्मों का प्रमाण। सबसे पहला कौन सा प्रमाण होगा बेटा, सबसे पहला हम पढ़ेंगे जीवाश्मों का प्रमाण। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, जीवाश्मों का प्रमाण। अच्छा आपकी एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है बड़ी उटपटांग तरीके से दिया हुआ है, हाँ बड़ी उटपटांग तरीके से दिया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ना है। सबसे पहला प्रमाण देखने वाले हैं जीवाश्मों का प्रमाण। सर सबसे पहली चीज ये जीवाश्म होते क्या है, ये फॉसिल्स, ये जीवाश्म होते क्या है सर, ये फॉसिल्स होते क्या है ना, ये पूछेंगे। सबसे पहला प्रमाण कौन सा देखने वाले, जीवाश्मों का प्रमाण। सर ये जीवाश्म क्या होते हैं सर, ये फॉसिल्स क्या होते हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये तो मेरे पीछे जो तेरे को दिखाई दे रहा है ये कौन है, अब बोले सर डायनासोर। ये डायनासोर का कंकाल तेरे को कहां से मिला, सर मृदा से मिला। यानी उस टाइम पर जो डायनासोर की हड्डियां हैं, उसके अवशेष हैं, उसकी छाप है, वो कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर, चट्टानों के अंदर मिली। हाँ वही तो क्या कहला रहे, जीवों के मृत अवशेष क्या कहला रहे, जीवों की पुरानी छाप क्या कहलाती है सर, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो प्राचीन जीवों के या तो मृत अवशेष बोल दीजिए, या तो प्राचीन जीवों के क्या मिलते हैं, मृत अवशेष मिलते हैं, मरे हुए मृत भाग मिल जाते हैं, या उनकी छाप मिल जाती है। छाप कैसे, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम तक दिखाई देगा, ये देखिए ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये कहीं ना कहीं चट्टान और चट्टान के अंदर
अंदर ये कोई जीव था जिसकी छाप रह गई है, उसकी कोई हड्डियां कुछ नहीं मिली, हमें केवल छाप मिली है उसकी, तो क्या ये भी जीवाश्म के अंदर इंक्लूड होगा? यस, ये भी हम क्या मानेंगे, एक प्रकार का क्या है, जीवाश्म। तो जीवाश्म के अंदर आपसे कोई परिभाषा पूछे जीवाश्म क्या होता है, तो प्राचीन जीवों के मृत अवशेष या उनकी छाप जो होती है उसे हम मानते हैं क्या, जीवाश्म। अब जरा सोच, अगर हमें जीवाश्म के बारे में पता लगे, हमें जीवों के जीवाश्म मिले, तो क्या हमें पता नहीं लग जाएगा कि एकल कोशिकाओं से धीरे 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 यूकेरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ? अरे भैया सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा, हम कौन है सर? हम है स्तनधारी। हाँ जी, हम स्तनधारी हैं। हाँ सर। आपने नाम सुना है पक्षी? हाँ सर। पक्षी और स्तनधारी का विकास किससे हुआ, किससे उत्पत्ति हुई है सर? सरीसृपों से हुई है। सरीसृप की उत्पत्ति किससे हुई है सर? उभयचर से हुई है। उभयचर की उत्पत्ति किससे हुई है सर? मछलियों से हुई है। क्या मछलियों से किसकी उत्पत्ति हुई? उभयचरों की। उभयचरों से किसकी हुई? सरीसृप की। सरीसृप से किसकी उत्पत्ति? स्तनधारी पक्षियों की उत्पत्ति हुई है। हमको कैसे पता लगा? सोच, हमको कैसे पता लगा भैया हमें जीवाश्म मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? सोचो, क्या मिले होंगे? जीवाश्म मिले होंगे। हमें कुछ ऐसे जीवाश्म मिले होंगे जो कहीं ना कहीं सरीसृप पक्षी के बीच की संयोजी कड़ी बताते हो। हमें कुछ ऐसे जीव मिले होंगे जो स्तनधारी और सरीसृपों की संयोजी कड़ी बताते हो। हमें कुछ ऐसे जीवाश्म मिले होंगे जो उभयचर से सरीसृप की उत्पत्ति बताते हो। हमें कोई ऐसे जीवाश्म मिले होंगे जो मछलियों से उभयचर की उत्पत्ति बताते हो। यानी हमें क्या मिले हैं सर? जीवाश्म ही तो मिले हैं, और उन्हीं जीवाश्मों के आधार पर हम ये क्रम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं सर? उन्हीं जीवाश्मों के आधार पर हमने ये क्रम स्थापित किया। मेरे को थोड़ा खा रहे हैं कि मैंने तेरे को बता दिया स्तनधारी जो है सरीसृप से उत्पन्न हुए हैं, पक्षी जो है सरीसृप से उत्पन्न हुए हैं, सरीसृप उभयचर से उत्पन्न हुए, उभयचर मछलियों से उत्पन्न हुए। हमें थोड़ा खा रहे हैं, हमें तो एक्सपेरिमेंटल, हमें बोलिए, हमें तो प्रूफ मिले हैं, हमें तो एविडेंस मिले हैं, हमें तो प्रमाण मिले हैं कि भैया ये जो सरीसृप जो है इनसे पक्षी स्तनधारी की उत्पत्ति हुई है। हमें तो एविडेंस मिले कि उभयचर से सरीसृप की उत्पत्ति हुई है, हमें एविडेंस मिले कि मछलियों से उभयचर की उत्पत्ति हुई है। किस चीज के एविडेंस मिले? जीवाश्मों के एविडेंस मिले हैं। तो सबसे पहला कार्बनिक विकास का जो प्रमाण जो है वो है जीवाश्म के प्रमाण। टोटल कितने प्रमाण देखने वाले हैं? 7 प्रमाण देखने वाले, जिसमें सबसे पहला प्रमाण जो है कौन सा? जीवाश्मों का प्रमाण। जीवाश्म क्या होता है? प्राचीन जीवों के मृत अवशेष होते हैं या उनकी छाप होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। अब बेटा हम यहां पर 2 जीवों की जीवाश्म देखेंगे। किसके? 2 के। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? आर्कियोप्टेरिक्स। सबसे पहला जो एग्जांपल देखेंगे वो क्या देखेंगे? आर्कियोप्टेरिक्स। लेकिन उससे पहले ये जो स्लाइड जो लिखी हुई, स्लाइड को फटाफट निपटाते हैं। क्या लिखा होगा? जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है मेरे भाई, याद रखना, उसे हम क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। याद रखना, क्या पैलेंटोलॉजी क्या होता है? जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के जनक कौन थे? फादर कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना हुआ है? फटाफट जल्दी से मुझे बताइए, ये लियोनार्डो दा विंची, ये नाम पहले कभी सुना हुआ है? हाँ जी सर। चट्टानों में कैसे छाप होंगे? दिमाग लगाओ दत्ती साहब, अगर हम तुमको तुम्हारी जगह मान लो कोई एक एक्स व्यक्ति मर गया, मान लो दब गया, मर गया, चट्टानों में नीचे पिस गया है, अब उसका क्या होगा? घटन होगा। हाँ सर, घटन होगा। मान लो उसके वो भाग जो घटित नहीं होंगे वो वहीं पर रह जाएंगे। हाँ सर, जीवाश्म मिल गए हमें। मान लो वहां पर उसका भाग घटित हो गया, लेकिन चट्टान जो है भाई, आपने आटा देखा है? हाँ, आटे में एक काम करना, अपनी 5 उंगलियों को दबा देना, फिर आटे को देखना कैसा दिखाई देगा, उसमें छाप दिख जाएगी आपकी 5 उंगलियों की। हाँ, खत्म। हाँ जी, बताइए, क्या आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना होगा? लियोनार्डो दा विंची। आपने कहीं ना कहीं एक नाम सुना होगा, क्या? मोनालिसा की पेंटिंग। सोशल साइंस में सुना था, बहुत बढ़िया। यस, मोनालिसा की पेंटिंग, बहुत बढ़िया। जानते हो मोनालिसा की पेंटिंग की क्या खासियत है? अगर आप उस मोनालिसा की पेंटिंग को सामने से देखते हैं तो ऐसा लगता है मोनालिसा आपको देख रही है। आप इधर हो जाते तो ऐसा लगता है अभी मोनालिसा आपको देख रही है। आप इधर हो जाएंगे अभी ऐसा लगेगा मोनालिसा आपको देख रही है। खासियत है किसकी? मोनालिसा की पेंटिंग की, जिसे बनाया था किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। और लियोनार्डो दा विंची को हम क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी के जनक बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जीवाश्मों का अध्ययन जो था वो किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने ही किया था। पैलेंटोलॉजी कौन है? जीवाश्मों का अध्ययन है। पैलेंटोलॉजी के फादर कौन है? लियोनार्डो दा विंची। भारतीय पैलेंटोलॉजी के जनक कौन है मेरे भाई? ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, याद रखना, बीरबल साहनी। और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें अक्षय कुमार ने रोल निभाया था, अगर आपको याद आ रहा है। पक्षियों पर बेस्ड मूवी बनी थी, अगर आपको याद आ रहा हो। हाँ जी, एक पक्षियों पर बेस्ड मूवी बनी थी अक्षय कुमार की, और उसमें अक्षय कुमार जो था विलेन के रूप में दिखाया गया था, याद आ रही है? उसमें बीरबल साहनी का थोड़ा सा टच दिया गया था, ये समझाया गया था कि बीरबल साहनी जो थे उन्होंने बर्ड्स पर कार्य किया था। सर रोबोट बनी थी, ठीक है, जो भी है। बीरबल साहनी ने किस पर कार्य किया था? पक्षियों पर कार्य किया था। उन्होंने बहुत सारे जीवाश्मों का अध्ययन किया था, किसके? बर्ड्स का। तो इनका एक पर्टिकुलरली म्यूजियम भी है, याद रखना, बीरबल साहनी का। कहां पर? लखनऊ में। अगर जो यहाँ पर कोई बच्चा होगा जो लखनऊ से बिलोंग करता है उसको पता होगा बीरबल साहनी का क्या है बेटा जी? यहाँ पर पैलेंटोलॉजिकल म्यूजियम है। कहां पर? लखनऊ में, अगर किसको पता हो तो। भारतीय पैलेंटोलॉजी के जनक जो है वो कौन है? बीरबल साहनी। वैसे पैलेंटोलॉजी के जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची। और पैलेंटोलॉजी क्या है? जीवाश्मों का अध्ययन। बताइए, क्या अभी तक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? आपको ये समझ में आ रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं? समझ में आ रहा है? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा बेटा? विकास। विकास चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे थे? हमने बात करी विकास जो है हम 4 चरणों में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा जीवन की उत्पत्ति, चलो जीवन उत्पन्न कर दिया। अब बात कर रहे थे कार्बनिक विकास के प्रमाण। इसका मतलब क्या था? हमने बोला कि भैया जब जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट आ गए थे। यूकैरियोट कौन से आए थे? एकल कोशिकीय। अब वो एकल कोशिकीय से कौन आएंगे? बहुकोशिकीय। आपके पास क्या प्रमाण है? आपके पास क्या प्रूफ है कि एकल कोशिकीय से बहुकोशिकीय आए हैं? कोई प्रमाण है आपके पास? तो मैंने कहा ये प्रमाण देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रमाण हमने किसका देखा? सर जीवाश्मों का प्रमाण देखा। जीवाश्म क्या होते हैं? जो प्राचीन जीव जो होते हैं, उनके मृत अवशेष या उनकी छाप जो होती है, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। अब ये जो फॉसिल्स हम जब स्टडी करते हैं उसमें कार्बनिक विकास के बारे में पता लगता है। पैलेंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन है। भारतीय पैलेंटोलॉजी के जनक बीरबल साहनी, पैलेंटोलॉजी के जनक लियोनार्डो दा विंची है। डन? क्लियर है? चलें आगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं किसका? जीवाश्म को, जो आपके एनसीईआरटी में देखा हुआ है, एनसीईआरटी में एग्जांपल देखा वो देखा बेटा यहां पर एक जीवाश्म जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आप में से कितने बच्चों ने आर्कियोप्टेरिक्स नाम सुना हुआ है? मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने ये नाम सुना होगा। कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स। आई होप आप सभी ने ये नाम सुना होगा। कौन सा बेटा जी? आर्कियोप्टेरिक्स। सभी ने सुना हुआ आर्कियोप्टेरिक्स। ये एक जीवाश्म हमें मिला था जो संयोजी कड़ी है किसके बीच में? सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजी कड़ी है। नाम आप सभी ने सुना होगा, या तो 10th क्लास में सुना होगा या 12th क्लास में सुना होगा, हो सकता है 11th क्लास में सुन लिया हो। आर्कियोप्टेरिक्स, यहां से प्रश्न बनता है, याद रखना, आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किसके बीच की संयोजी कड़ी है? किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? कनेक्टिंग लिंक का मतलब एक ऐसा जीव जो 2 जीवों के लक्षण दिखाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप के लक्षण भी दिखाता है, पक्षियों के लक्षण भी दिखाता है। इसका जीवाश्म ये वाला था, ये वाला आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म है। ये आर्कियोप्टेरिक्स की छाप हमें मिली थी। ये कहां पर मिली थी सर? और किसने देखा था? ये फॉसिल किसने देखा था? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बच्चे ने पूछा था इसलिए बताया था कि इस जीवाश्म की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था एंड्रियास वेगनर, जिसने जर्मनी में एक जगह है ब्रेवेरिया में चट्टानें हैं, उन चट्टानों के अंदर एंड्रियास वेगनर नामक वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक का नाम याद रखना। कौन है मेरे भाई? ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसके जीवाश्मों की खोज करी थी। क्या ये याद करना है? बिल्कुल भी याद नहीं करना है। तो लिखा क्यों है मैंने आपको बता दिया कि कईयों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं बहुत ज्यादा होती है कि किसने खोजा था, कहां खोजा था, इनफैक्ट कब खोजा था, ये भी पूछ लेते हैं ना। तो अगर ये याद रख सकते तो याद रख लेना, नहीं याद रख सकते तो बिल्कुल कतई छोड़ देना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला तुमसे। हाँ, ये जरूर याद रखना, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की संयोजी कड़ी होती है? सरीसृप और पक्षियों के बीच की। यानी ये जो आर्कियोप्टेरिक्स रहा होगा इसके अंदर सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण थे। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, आपने कितने बच्चों ने जुरासिक पार्क मूवी देखी है? ऐसी कौन सी मूवी है सर? ऐसी कौन आप में से कितने बच्चे जिन्होंने मूवी देखी जुरासिक पार्क? देखिए हाँ सर, देखी है ना, डायनासोर वाली मूवी। देखिए, बहुत बढ़िया। उस मूवी में ना, उस डायनासोर वाली मूवी, उसके भी कई सारे पार्ट हैं, जुरासिक पार्क 1, 2, 3 ऐसे कई सारी मूवीज है। उसमें मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी जुरासिक पार्क मूवी थी, लेकिन एक जुरासिक पार्क मूवी में एक उड़ते हुए पक्षी को दिखाया गया है, अगर आपने देखा हो।
जी हाँ, एक उड़ते हुए पक्षी को दिखाया गया है डायनासोर के युग में, और वो जो था वो एक्चुअली कौन था? ये आर्क्योप्टेरिक्स था। ये आर्क्योप्टेरिक्स के अंदर सरीसृप और पक्षी दोनों के गुण हैं। अब क्या गुण थे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरीसृप के, रेप्टाइल्स के कौन से कैरेक्टर थे। बेटा इनके शरीर पर पूंछ थी, आप मुझे बताइए क्या पक्षियों में पूंछ होती है, सरीसृपों में पूंछ होती है? आपके घर पर जो चिपकली होती है चिपकली, उसमें भी पूंछ होती है। अब जरा सोचिए चिपकली कौन है? सोचिए चिपकली कौन होती है? सर सरीसृप होती है। सरीसृपों में क्या होती है? पूंछ होती है। पक्षियों में पूंछ नहीं होती है मेरे भाई। किसमें होती है पूंछ? सरीसृपों में। इसमें मिल रही थी? यस सर। इसमें क्या मिल रही थी सर? पूंछ मिल रही थी। इसमें क्या मिल रही थी बेटा? इसमें ये इस तरीके से पूंछ मिल रही थी, पूंछ मिल रही थी। यानी ये किसका कैरेक्टर हो गया सर? सरीसृपों का ये कैरेक्टर हो गया। क्या शरीर पर क्या मिल रही थी? पूंछ मिल रही थी। सर कपी को ही तो बंदर बोलते हैं ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, इसके शरीर पर क्या मिल रही थी? पूंछ मिल रही थी। और क्या मिल रही थी? ध्यान से सुनिएगा, अस्थियां खोखली नहीं थी। आप मुझे बताइएगा खोखली अस्थियां किसमें मिलेगी? दिमाग लगा फटाफट, जरा जल्दी से सोच। भाई क्या बीमारी है रोज की रोज यहाँ पर, कभी नेट की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये? हाँ जी, हाँ जी, क्या बोला हमने? खोखली हड्डियां, हड्डियां खोखली होती है। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए ये इस तरीके से हड्डी है, और इस हड्डी के अंदर कोई चीज मटेरियल भरा रहता है जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ठीक है, क्या बोलते हैं? हड्डियां, हड्डियां अंदर से खोखली नहीं है ये वाली, इसके अंदर क्या मिल रही है? अस्थि मज्जा मिल रही है। क्या मिल रही है? अस्थि मज्जा मिल रही है। ये खोखली नहीं है, इसके अंदर क्या मिल रही है? अस्थि मज्जा मिल रही है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला एक हड्डी है जो खोखली अंदर से, खोखली हड्डी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन बोला जाता है। सर समझ नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? अस्थियां जब खोखली होती है तो उनको क्या बोला जाता है? न्यूमैटिक। इंग्लिश में जिनको चाहिए था लिखा हुआ है, हिंदी में क्या बोलेंगे? खोखली अस्थियां, खोखली अस्थियां, न्यूमैटिक बोन्स। अब जरा इमेजिन करिए एक जीव है जिसको उड़ना है और एक जीव है जिसको रेंगना है, जमीन पर रहना है। किसके अंदर हड्डियां खोखली होंगी? जरा सोच। अरे भैया उड़ने के लिए भार कम करना, और भार अगर कम करना है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हड्डियां कैसी होनी चाहिए? खोखली होनी चाहिए। तो बेटा इनमें खोखली नहीं थी हड्डियां। अब जरा सोच, अगर खोखली होती तो क्या ये सरीसृपों का लक्षण होता कि पक्षियों का लक्षण होता? सोचो, अगर हड्डियां खोखली होती, अगर हड्डियां खोखली होती तो ये लक्षण सरीसृपों का होता कि पक्षियों का था? सर ये तो पक्षियों का होता, लेकिन यहाँ पर हड्डियां खोखली नहीं थी, इट मींस ये लक्षण किसका हो गया? सर सरीसृपों का ये लक्षण हो गया है। डन। नेक्स्ट, इनमें उरोस्थि जो थी, स्टर्नम जो थी, कमजोर होती है। याद रखना पक्षियों के अंदर इस प्रकार से उरोस्थि मिलती है ना। व्हाट इज उरोस्थि? मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ पर एक हड्डी होती है, एक बोन होती है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टर्नम, हिंदी में बोलते हैं उरोस्थि। सामने की तरफ होती है ये, इधर। हमारे अंदर खंजर आकृति की होती है। कैसी शेप होती है? खंजर। अंग्रेजी में बोलते हैं डैगर, अंग्रेजी में बोलते हैं डैगर, हिंदी में बोलते हैं खंजर। और पक्षियों में ये वाई शेप की होती है। याद रखना पक्षियों में कैसी आकृति की होती है? वाई शेप की होती है ये। ठीक है, और सरीसृपों में ये बहुत ही कैसी होती है? कमजोर होती है, इजीली टूट जाती है। आपने कभी सुना हो कि सांप अगर आपने पकड़ लिया, सांप को पकड़ने के बाद अगर आपने हल्का सा भी यूं कर दिया, कैसे कर दिया? सांप को पकड़ने के बाद आपने हल्का सा भी इस तरीके से झटका दे दिया, सांप खत्म हो जाएगा। पता है आपको ये? उसकी स्टर्नम, उसकी ये जो उरोस्थि जो होती है, किसके अंदर? सरीसृपों के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर होती है। याद रखना कौन? ये जो स्टर्नम जो होती है, स्टर्नम जिसको हम उरोस्थि बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा कैसी होती है? कमजोर होती है। अब ये कमजोर उरोस्थि का होना ये किसका लक्षण होता है? पक्षियों का नहीं होता। पक्षियों में स्ट्रांग होती है। किसमें होती है? वीक। किसमें होती है? सरीसृपों में ये बहुत वीक होती है। तो ये लक्षण मिला था किसमें? इस आर्क्योप्टेरिक्स में। यानी ये लक्षण किसका है? सरीसृपों का है। अब आप मुझे बताइएगा इनमें ये जो जीवाश्म जो हमें मिला था किसका? आर्क्योप्टेरिक्स का। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या? इनके अंदर जबड़े थे और जबड़ों के अंदर दांत थे। क्या बोला हमने? मैंने आपसे पूछा, मुझे सोच समझ कर मुझे बताइएगा, इतनी सी बात बताइएगा मेरे भाई। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने पक्षी देखे? हाँ सर पक्षी। पक्षियों के अंदर दांत होते हैं या पक्षियों के अंदर चोंच होती है? सीधा सा, पक्षियों के अंदर दांत होते हैं कि पक्षियों के अंदर चोंच होती है? हाँ जी फटाफट, पक्षियों के अंदर दांत होते हैं कि पक्षियों के अंदर चोंच होती है? सीधा बोलेंगे सर पक्षियों में तो चोंच होती है। पक्षी जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है सर? चोंच होती है, दांत थोड़ी ना होते हैं। चोंच होती है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बीक बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बीक बोलते हैं। इंग्लिश में बीक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? चोंच बोलते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई जरा ध्यान से सुन। मैंने बोला ये जबड़े हैं और ये जबड़े जो है ये चोंच में परिवर्तित हो गए। यानी यहाँ पर चोंच तो मिल ही रही है, चोंच तो है ही है, और अंदर दांत भी है। क्या सर? चोंच भी है और दांत भी है, चोंच भी है और दंत भी है। अब आप मुझे बताइए क्या दांत पक्षियों में मिलेंगे कि सरीसृपों में मिलेंगे? सर सरीसृपों का लक्षण होता है दांत का मिलना। तो सोचिए दांत किसमें होते हैं? सर सरीसृपों में होते हैं, जैसे सांप में होते हैं, क्रोकोडाइल में होते हैं, चिपकली में होते हैं, इनमें दंत होते हैं। हाँ, चोंच थोड़ी ना होती है इनमें। चोंच किसमें होती है? पक्षियों में होती है। अब ये जो आर्क्योप्टेरिक्स जो था इसमें जबड़ों में दांत भी थे। ध्यान से सुनना, इसके जबड़ों में, इसके जबड़े जो हैं उन जबड़ों में दांत भी हैं और साथ साथ इसमें चोंच भी है। अब अगर चोंच मिल रही है तो कौन सा लक्षण? सर पक्षियों का। और दांत मिल रहा है तो किसका लक्षण? सर सरीसृपों का। यानी मिक्स्ड कैरेक्टर मिल रहा है। मैंने कहा हाँ जी। बोलो डन, क्लियर है? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? सिंपल सा था। चलें आगे, आगे बढ़े। बहुत बारीक होते हैं मेरे भाई। कह रहे चिपकली में दांत नहीं होते हैं। अच्छा एक काम करना, चिपकली में ना अपने कान पर ना ऐसे कान पर यहां पर लगा लेना, ठीक है? फिर आपको पता लग जाएगा उसके दांत होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है माही, एक काम करना, चिपकली पकड़ना, उसको पकड़कर यहां पर अपने कान के पास लाना और यहां पर रख देना। फिर आपको फील होगा उसमें दांत होते हैं या नहीं होते हैं। फिर बोलना हाँ चिपकली तेरे अंदर दांत होते हैं। ठीक है बेटा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है बेटा, फिर यहां क्या कर रहा है? जा बेटा। हाँ ये किसके लक्षण थे? सर ये हमारे लक्षण थे किसके? सरीसृपों के लक्षण थे। किसके लक्षण थे? सरीसृपों के। अब बात कर लेते हैं पक्षी के क्या गुण थे इस आर्क्योप्टेरिक्स में। एक गुण तो समझ में आ गया कि इनके अंदर क्या मिल रही थी? चोंच मिल रही थी। दूसरा, अब आप मुझे बताइएगा क्या आपके अंदर अग्रपाद है? बेटा पहले तो मुझे बताइए अग्रपाद जानते हैं? हाथों को क्या बोला जाता है? अग्रपाद। पैरों को क्या बोला जाता है? पश्चपाद। सभी को पता है ना, दीज आर कॉल्ड फोर लिम्स। इनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर लिम्स। और पैरों को हम क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स बोलते हैं। वापस से सुन, क्या बोला हमने? एक मैंने बोला अंग्रेजी में फोर लिम्ब अग्रपाद, ठीक है, और एक मैंने बोला हिंड लिम्ब पश्चपाद। आई होप ये सभी ने ये नाम सुना होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसने नाम नहीं सुना तो याद रखना। हाथों को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अग्रपाद। पैरों को क्या बोलते हैं? पश्चपाद बोलते हैं। अब आप मुझे बताइएगा आपने पक्षियों के अंदर पैर देखे ना? बेटा तूने पैर देखे ना? पक्षियों के अंदर पैर देखे ना? कबूतर देखा? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। हाँ जी जल्दी से मुझे बता, देखे ना कबूतर? हाँ सर कबूतर देखे। पक्षी देखिए इस तरीके से अपने दोनों पैरों से चलते हैं। हाँ सर चलते हैं। अब जरा सोचो उनके हाथ देखे? नहीं। क्यों? क्योंकि हाथ जो होते हैं यानी अग्रपाद जो होते हैं वो बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं मेरे भाई? जरा खुद सोच, किसमें बदलेंगे? अग्रपाद किसमें बदल जाते हैं? पक्षियों में। सर अग्रपाद जो होते हैं वो पक्षियों में बदल जाते हैं किसमें? पंखों में, यानी विंग्स में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विंग्स, इंग्लिश में बोलते हैं पंख। तो मेरे भाई यहाँ पर जो अग्रपाद जो थे किसमें? इस आर्क्योप्टेरिक्स में अग्रपाद जो थे वो किसमें तब्दील हो गए? किसमें बदल गए थे? पंख में बदल गए थे। जरा सोचिए वाला लक्षण किसका है? क्या ये सरीसृपों में बदल जाते? सरीसृप उड़ते हैं क्या? नहीं सर ये उड़ते थे। हाँ उड़ते थे। इनमें क्या मिल रहे थे? पंख मिल रहे थे। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया? सर ये पक्षियों का फीचर हो गया। अब आप मुझे बताइए शरीर पर किसके शरीर पर? पक्षियों के शरीर पर फर मिलते हैं। फर, फेदर्स।
कई बच्चों को ये समझ में सर पंख और फेदर्स में क्या होता है। आपने देखा होगा कबूतर के नीचे गिर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फर। पंख तो ये है, ये जो उड़ने में सहायता कर रहे हैं। फर क्या होता है, फेदर्स क्या होता है बेटा जी, वो भाग टूट जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो याद रखना, इनमें शरीर पर क्या मिल रहे थे, फर मिल रहे थे, फेदर्स मिल रहे थे। इनके अग्रपाद जो थे वो किसमें बदल गए थे, पंख में बदल गए थे। इनके अंदर चोंच मिल रही थी। ये फीचर्स किसके थे, पक्षियों के फीचर्स थे, जो किसमें मिल रहे थे, आर्कियोप्टेरिक्स में। ये फीचर्स थे जो किसमें मिल रहे थे, आर्कियोप्टेरिक्स में, किसके, सरीसृपों के। अब इससे क्या स्थापित हो रहा है, सोचिए, इससे क्या स्थापित हो रहा है, जरा सोच। इससे यह स्थापित हुआ था, ध्यान से सुनना, इससे यह स्थापित हुआ था क्योंकि जब हमें डायनासोर के, इधर देख मेरी बात को, डायनासोर के फॉसिल्स मिले थे, तो उस टाइम पर डायनासोर का युग जो चल रहा था, जिसको हम जुरासिक काल बोलते हैं, पढ़ेंगे वो भी हम, उस टाइम पर सरीसृप सबसे ज्यादा थे। सरीसृप सबसे ज्यादा थे। ये एक ऐसा जीव जिसका फॉसिल हमें मिला, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि सरीसृप के बाद कौन आए हैं, आपके पक्षी आए हैं। क्या सरीसृप, तो उस टाइम बहुत सारे सरीसृप थे। रेप्टाइल्स का युग चल रहा था, गोल्डन एज चल रही थी किसकी, रेप्टाइल्स की। ये जो जीव जिसके हमें क्या मिले थे, जिसके हमें अवशेष मिले, जिसके हमें फॉसिल्स मिले, इससे क्या पता लगा कि भैया ये जो जीव जो था, ये कड़ी था, ये कनेक्टिंग लिंक था किसके बीच में, सरीसृप और पक्षियों के बीच में था। और उस टाइम पर युग किसका चल रहा था, सरीसृपों का, यानी सरीसृपों के बाद में कौन आए हैं, पक्षी आए हैं। और ये हमें किससे प्रमाणित हुआ, इसके जीवाश्म से प्रमाणित हुआ है। तो जरा सोच, हम क्या बोलते हैं कि पक्षियों का निर्माण, पक्षियों की उत्पत्ति किससे हुई है, सरीसृपों से हुई है। क्या इसका प्रूफ है जनाब, ये है इसका प्रूफ। डन, चले आगे। ये था पहला एग्जांपल किसका, जीवाश्मों का। आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जांपल। हमें दो एग्जांपल पढ़ने हैं। पहला एग्जांपल किसका था बेटा जी, आर्कियोप्टेरिक्स का था। दूसरा एग्जांपल जो है वो हम घोड़े का विकास देखते हैं। हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा। कौन सा, घोड़े का विकास। किसका विकास, घोड़े का विकास। ये जरूर याद रखिएगा। देखिए, घोड़े के विकास के प्रमाण किसने दिए थे, वैज्ञानिक ने दिए थे, जिसका नाम था मार्श। मार्श वो वैज्ञानिक थे जिसने घोड़े के विकास के प्रमाण दिए थे। उन्होंने ये बताया कि जब घोड़े का विकास हो रहा था, उसके जो पूर्वज जो थे, उससे धीरे धीरे जब घोड़े का विकास हो रहा था, तो शरीर की लंबाई, टांगों की लंबाई, गर्दन की लंबाई, ये सब कुछ बढ़ रहा था। ऑब्वियस बात है। अब मैं आपसे कहूं कि घोड़ा आपने देखा, आप बोलेंगे हां सर देखा है। आपने घोड़ा देखा, हां सर घोड़ा देखा है। अब आप मुझे बताइए, आपने भेड़ देखी है, हां सर भेड़ देखी है। क्या आप जानते घोड़े के जो पूर्वज जो हुआ करते थे वो भेड़ की आकृति के थे। मानेंगे आप, सोचो, मानेंगे आप, बोलो मानेंगे आप, एक सेकंड रुक, मानेंगे क्या। मान अंसारी, लास्ट लिमिट दे रहा हूं, अपना मैसेज डिलीट कर लेना यहां से, ठीक है अरमान। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, क्या मानेंगे। नहीं सर बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन मानना तो पड़ेगा क्योंकि वैज्ञानिक ने इसने प्रूव करके बताया। किसने, सीमार्श ने। इन्होंने घोड़े के पूर्वज बताए थे, और वो पूर्वज कौन कौन से थे वो हम देखने वाले हैं। ध्यान से सुनना, पहले काम करते हैं, घोड़े के पूर्वज देख लेते हैं। देखिए, ये है घोड़ा और ये है घोड़े के पूर्वज। इयोहिपस, ओलिगोहिपस, जिसको मीजोहिपस बोलते हैं, फिर अमेरिकस, फिर प्लियोहिपस, और फिर मॉडर्न हॉर्स, इसको हम एक्वस बोलते हैं। क्या सर, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। इयोहिपस जो कि आकृति का था भेड़ जितना था। फिर आपका आया था कौन सा, ओलिगोहिपस या मीजोहिपस, सॉरी इयोहिपस, ये आपकी फॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉक्स, ये लोमड़ी के समान था। इसके समान था, लोमड़ी के समान था। घोड़े के विकास का क्रम देख, आराम से सुन, जल्दबाजी नहीं, आराम से सुन। घोड़े के विकास का क्रम देख रहे हैं। जो अभी तक हमें घोड़े के जो पूर्वज मिले, किसने खोजे, सीमार्श ने। क्या खोजे, उनके फॉसिल्स पता लगे, उनके जीवाश्म का अध्ययन किया। तो सीमार्श ने देखा कि घोड़े के जो पूर्वज जो थे, प्राचीनतम घोड़े के जो पूर्वज जो थे, उसका नाम था इयोहिपस, जिसको हमने नाम दिया इयोहिपस। वो कितनी आकृति का था, लोमड़ी के समान था। फिर उससे उत्पन्न हुआ कौन, मीजोहिपस, जिसको हम ओलिगोहिपस बोलते हैं, जो भेड़ की आकृति के समान था। यानी इयोहिपस से कौन आया, मीजोहिपस या ओलिगोहिपस। फिर मीजोहिपस, ओलिगोहिपस से कौन आया बेटा, मैरिकहिपस आया, जिनकी आकृति गधे के समान थी, यानी डंकी के समान थी। फिर उसके बाद मैरिकहिपस के बाद कौन आया, प्लियोहिपस, जिसकी आकृति जो थी पोनी के समान थी। पोनी कौन होते हैं, छोटे छोटे घोड़े जो होते हैं उनको पोनी बोलते हैं। फिर प्लियोहिपस से कौन आया, एक्वस, जिनको हम आधुनिक या वर्तमान घोड़े बोलते हैं। इस तरीके से घोड़े के विकास का क्रम है। इयोहिपस से मीजो या ओलिगो, फिर उसके बाद मैरिक, फिर प्लियो और फिर मॉडर्न। क्या ये याद करना पड़ेगा आपको, जो मॉड्यूल दिए जा रहे हैं आज, मॉड्यूल में लगभग 1000 क्वेश्चन से ज्यादा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको किसके, घोड़े के पूर्वज के, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आपको घोड़े के पूर्वज के क्वेश्चन मिलेंगे तो कर लेना उसको। तो मेरे भाई यहां पर ये जो घोड़े के विकास का क्रम जो था, इस वैज्ञानिक ने बताया था, जिसका नाम था मार्श। अब उन्होंने कैसे बताया, आप खुद जरा सोचो। आपने बोला सर हम नहीं मानते कि लोमड़ी के जितने थे, लेकिन अध्ययन करके पता लगा ना मेरे भाई। कैसे अध्ययन किया भैया, हमें जीवाश्म मिले ना। इनका जो पूर्वज जो था, घोड़े का जो पूर्वज जो था, जिसके अंदर घोड़े के जैसे लक्षण थे, वो घोड़े का पूर्वज था, जिसका नाम था इयोहिपस, जो लोमड़ी की आकृति जितना था। फिर इयोहिपस से कौन आया, ओलिगोहिपस या मीजोहिपस, इसके हमें जीवाश्म मिले, जो इसके जितना था, सर भेड़ के जितना था। फिर ओलिगोहिपस, मीजोहिपस से कौन आया, मैरिकहिपस, जिसकी आकृति जो थी वो किसके समान थी, गधे के समान थी। फिर मैरिकहिपस से कौन आया, प्लियोहिपस, जो छोटे छोटे गधे जो होते हैं, जिनको पोनी बोलते हैं, याद रखना। पोनी कौन होते हैं, छोटे छोटे गधे होते हैं। गूगल पर जस्ट डालना पोनी, आपको दिख जाएगा। शॉर्ट जो थोड़े से छोटे होते हैं उनको बोलते हैं पोनी। प्लियोहिपस उनके जैसा था। फिर प्लियोहिपस से पोनी से कौन आया था, मॉडर्न हॉर्सेस आए थे। तो यहां पर मेरे भाई इनके क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले, और उन्हीं जीवाश्मों के आधार पर यहां पर घोड़े के विकास का क्रम किसने बताया था बेटा जी, आपके वैज्ञानिक सीमार्श ने बताया था। अब क्या बताया उन्होंने कि शरीर की लंबाई बढ़ रही थी, टांगों की लंबाई बढ़ रही थी, गर्दन की लंबाई बढ़ रही थी, इन सारी चीजों की लंबाई बढ़ रही थी, साथ साथ मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा था, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती जा रही थी। ये सारी बातें बताई गई थी किसमें, घोड़े के विकास में। अब हमें कैसे पता लगा, सच ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगी, हमें किसी ना किसी वैज्ञानिक ने बताया। कैसे बताया उसने, सर जीवाश्मों का अध्ययन करके बताया कि भैया घोड़े के जो प्राचीनतम पूर्वज जो थे वो लोमड़ी के जितने थे। हमें कैसे पता लगा, सर जीवाश्मों का अध्ययन करके पता लगा, खत्म खलास। हाँ सर, इसका मतलब अब जो गधे मिल रहे हैं वो आगे जाकर घोड़े बन जाएंगे। बेटा मैंने ये थोड़ा कहा कि गधे से ये बना, मैंने ये बोला। फिर तो इसका मतलब तो फिर उस हिसाब से जो लोमड़ी है वो आगे जाके क्या बनेगी, सर भेड़ बन जाएगी। फिर भेड़ जो आगे जाके गधे बन जाएगी, गधा जो आगे जाके पोनी बन जाएगा, पोनी जो है आगे जाके घोड़ा बन जाएगा। उस हिसाब से तो तेरे हिसाब से ब्रिजेश है ना ब्रिजेश, है ब्रिजेश, सोच ब्रिजेश। सर उस हिसाब से जो आज की डेट में जो गधा मिल रहा है वो घोड़ा बनेगा, आज की डेट में जो लोमड़ी मिल रही है वो भेड़ बन जाएगी। मेरे भाई मैंने क्या बोला, उनके जितनी आकृति थी। ये थोड़ा बोल रहे कि ये गधा था, घोड़ा था, ये थोड़ा बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि उनके जितनी आकृति के थे। ये थोड़ा बोल रहे हैं कि भैया ये जो था ये लोमड़ी थी। अरे लोमड़ी की जितनी आकृति का था, ये जो था मेरे भाई ये भेड़ की जितनी आकार का था, ये जो था गधे जितने आकार का था। ये थोड़ा बोल रहे कि ये गधा था, ये भेड़ थी, ये लोमड़ी था। तू यार वास्तव में भोंदू है कसम से, है बहुत तेजस्वी है यार कसम से। हाँ जी, ये था घोड़े का विकास, सिंपल सी बात याद रखनी है। ये था पहला आपका क्या मेरे भाई, पहला प्रमाण था किस चीज का, कार्बनिक विकास के। टोटल 7 प्रमाण पढ़ने, जिसमें से पहला प्रमाण था जीवाश्मों का प्रमाण। आगे बढ़ते दूसरा जो प्रमाण जो है वो है अवशेषी अंगों का प्रमाण। आप मुझे बताइए अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या ये नाम सभी ने सुना है? अवशेषी, ये नाम सुना होगा आपने, अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या ये नाम पहले कभी सुना है, अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन सभी ने सुना हुआ है? सर हम लोग आगे जाकर क्या बनेंगे,
हाँ भाई, अवशेषण सभी ने सुना हुआ है, नाम सभी ने सुना हुआ है। अवशेषण क्या होता है? अवशेषण जानते ना, हमारे अंदर कुछ ऐसे अंग जो मिल तो रहे हैं, संरचना जिनकी मिल तो रही है लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा, ये एक एक्स था जो आज से 2000 साल पहले मिलता था, ठीक है, और इसके अंदर एक संरचना थी, ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक संरचना थी 2000 साल पहले मिलता था, ये एक एक्स जीव था, ठीक है, और इसके अंदर एक संरचना थी, कौन? पूंछ। कौन मिल रही थी? पूंछ मिल रही थी। मैंने कहा ठीक है, अब आज वर्तमान में वाई जीव मिल रहा है, वर्तमान में जीव मिल रहा है वाई, ठीक है, जिसके अंदर पूंछ तो नहीं है लेकिन पूंछ बनाने वाली हड्डी होती है। क्या सर समझ नहीं? आप मुझे बताइए, आपने कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है, रीढ़ की हड्डी? क्या सर कैसी बात कर रहे हो, रीढ़ की हड्डी सुना हुआ? बिल्कुल सुना हुआ है। हाँ जी, रीढ़ की हड्डी सुना हुआ है। आप मुझे बताइए, क्या हम इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, हाँ या ना? जल्दी, बस हाँ या ना। रीढ़ की हड्डी को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, हाँ या ना? 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 रीढ़ की हड्डी को यस या नो, बस इतना सा पूछ रहा हूं मैं, हाँ कि ना? रीढ़ की हड्डी को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, यस यस, यही ना, है ना? हाँ। अब जिन्होंने ना बोला है डेफिनेटली या तो वो ड्रॉपर है या उन्होंने पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने बोला है हाँ, तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं। रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड, और क्या बोलते हैं? कशेरुकदंड बोलते हैं, बुद्धूलाल। जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो कि इसको बोलते हैं मेरु रज्जु। याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम? रीढ़ की हड्डी में क्या डिफरेंस होता है? कभी किसी डॉक्टर के पास गए, ऑर्थोपेडिशियन के पास, ऑर्थोपेडिशियन मींस जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, जब वो डॉक्टर बैठा होता है तो अपने साथ में कुछ कंकाल लिए बैठा होता है। अगर आप 2 मिनट वेट कर सकते तो 2 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं, मैं आपको हड्डी दिखाऊंगा, वेट करेंगे? वेट करेंगे? हाँ जी सर, यूट्यूब पर एक वीडियो में बोल रहा है कि हमारे आगे चलकर पंख होंगे। तुम्हारे पास इतना फालतू समय कि तुम ऐसी वीडियो देखते हो, कसम से। हाँ जी, 2 मिनट वेट करना, मैं हड्डियां लेकर आ रहा हूं, 2 मिनट वेट करना, मैं हड्डियां ला रहा हूं। हाँ भाई, दिखाई दे रहा हूं मैं? सर किसकी हड्डियां लेने गए थे? ये हड्डियां, ये रहा, दिख रहा है? सर क्या ये हरिओम पाटीदार है? बेटा फुल मजा ले रहा है तू। हाँ जी, दिख रहा है ये? हाँ सर। अब इसमें पीछे की तरफ ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे ये वाला, ये सभी ने देखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, है ना? ये पीछे जो है, ये है रीढ़ की हड्डियां, ये पीछे। अब इसको निकाल तो सकता नहीं बेटा, ये अंदर से पूरा बंधा हुआ है ना? ये पीछे पूरी क्या है? रीढ़ की हड्डी है, जिसके टोटल 5 भाग होते हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर मेरे भाई, टूट जाएगा तो पूजा मैडम का, बैठो मैडम। हाँ जी, ये जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी यानी बोन जो होती है, बोन्स, वो रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड या कशेरुकदंड। अब ये जो हड्डी जो होती है मेरे भाई, इस तरीके से देखना, ये इस तरीके से हड्डियां होती है हमारे, इनमें प्रोसेसेस होते हैं। पहले नीट के स्टूडेंट्स में सारी चीजें बताई जाती थी, अब नहीं होता है। ये जो हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर एक छोटा सा छेद होता है, यहां पर दिखाई नहीं देगा आपको, इन हड्डियों के अंदर ना, अंदर की तरफ छिद्र होता है, जिसको हम वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। भाई ये जो नंबर यहां पर डाल रहे हैं ना बेटा, तुम्हारा स्टूडेंट आईडी में नोट कर रहा हूं, और तुमको लगता होगा ना कि सर कुछ नहीं करते हैं, तुमको पता लग जाएगा, एक तुमको रोज मतलब जो ये काम कर रहे हैं तुमको ये पता लग जाएगा कि तुम ब्लॉक हो जाते हो। पता है ना तुम्हें, तुम ब्लॉक हो जाते हो। जो यहाँ पर अपने नंबर यहाँ पर डालते रहते हैं ना कमेंट सेक्शन में, सोचते हैं हमारी सेटिंग हो जाएगी, है ना? हमारी सेटिंग हो जाएगी, कोई तो हमको पूछ लेगा। बेटा तुम्हारी सेटिंग अच्छे से करा देंगे तुम्हारी, यहाँ पर जो तुम नंबर डाल रहे हो। यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर छिद्र होता है, इन रीढ़ की हड्डियों के अंदर छेद होता है, और उस छेद से क्या जाती है? तंत्रिका जाती है। कौन जाती है अंदर से होती हुई? तंत्रिका। तंत्रिका का क्या जाता है बेटा? यहाँ से गुच्छा जाता है, गुच्छा क्या जाता है अंदर से? गुच्छा जाता है। इस गुच्छे को, तंत्रिका का जो समूह जो यहां से जाता है, उस तंत्रिका के समूह को क्या बोला जाता है? याद रखना, मेरुरज्जु। तो आज तक जो ये सोचते थे कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी है, कभी भी मत बोल देना किसी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट या टीचर के आगे कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी है। नहीं, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड या कशेरुकदंड, और उस रीढ़ की हड्डी के अंदर से तंत्रिकाओं का गुच्छा जो आपके भेजे से निकल रहा है, आपके ब्रेन से निकल रहा है, और पीछे से होता हुआ आपकी रीढ़ की हड्डियों के अंदर से जा रहा है, तो वो तंत्रिकाओं का समूह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, वेल डन, फोरामेन ऑफ मैग्नम, बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा, तुमने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, वेरी गुड। चलिए जी आगे बढ़े, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये सब क्यों बोला? अब मैं तुझे बोलता हूं, रीढ़ की हड्डी जो होती है, इस रीढ़ की हड्डी के टोटल 5 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? अगर आपकी रीढ़ की हड्डी देखेंगे तो इसके टोटल कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो गर्दन में जो भाग होता है उसको बोलते हैं सर्विकल, फिर छाती वाला भाग जो होता है पीछे से, ये वाला क्या कहलाता है? थोरैसिक, वक्षीय कहलाता है, थोरैसिक। फिर उसके बाद लंबर, फिर सैक्रल, लास्ट में होता है कौन? कॉकेक्स। ये वाला जो पोर्शन होता है ना कॉकेक्स, ये कॉकेक्स, ये देखिएगा यहां पर दिख रहा है। अब इसमें देखना पीछे से ये वाली हड्डी दिख रही है, छोटी सी, ये पतली सी छोटी सी हड्डी यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? ये वाली जो होती है इसे बोलते हैं टेल बोन, इसे क्या बोलते हैं? टेल बोन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पूंछ की हड्डी बोलते हैं, कॉकेक्स, जो हमारे अंदर बिल्कुल छोटी सी इतनी सी पार्ट होता है ये वाला, ठीक है? इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। लेकिन मेरे भाई वहीं अगर मैं दूसरे जीव जंतु की बात करूं, जैसे हम किसी बात कर लेते हैं, कुत्ते की बात कर लेते हैं, बिल्ली की बात कर लेते हैं, घोड़े गधे की बात कर लेते हैं, क्या वो अपनी पूंछ से हिलाते रहते हैं? हाँ हिलाते रहते हैं, है ना? कोई मक्खी आकर बैठ के हिला दिया, करते नहीं? यानी वो काम जो अपने हाथ से कर सकते हैं, कोई मक्खी तेरे नाक पर भिन्न तो हटा दिया। अब कुत्ता थोड़ा बिल्ली थोड़ा मतलब पीछे कोई बैठ गया उसको कैसे हटाएगी? तो अपनी पूंछ हटा देगी। देखा ना आप लोगों ने? हाँ, तो पूंछ का कार्य किसके अंदर होता है? मवेशियों के अंदर होता है या दूसरे स्तनधारियों में होता है? हमारे अंदर इसका कोई कार्य है क्या? ये विकसित होकर पूंछ का निर्माण करी? नहीं, यानी हमारे अंदर मिलकर ये पूंछ के, लेकिन इसका कोई कार्य नहीं था। हमारे अंदर क्या एक प्रकार की अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग का मतलब क्या था? वो अंग जो मिल तो रहे हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं। अब जरा सोच, इससे क्या पता लग रहा है? यानी ये मिल तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कार्य नहीं है, तो फिर मिल क्यों रहे? क्योंकि हमारे पूर्वजों में ये रहते थे, हमारे पूर्वजों के अंदर इसका कुछ ना कुछ कार्य हुआ करता था। हमारे पूर्वज जो कपी होते थे, जो पेड़ों पर रहते थे, वहां पर लटकने के लिए, चढ़ने के लिए पूंछ का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों में ये कॉकेक्स जो थी ये विकसित होती थी और ये कार्य करती थी। लेकिन हम क्या पेड़ों पर लटकते रहते हैं क्या? नहीं ना, उसका काम नहीं है। तो धीरे धीरे जब काम खत्म हो गया, तो इसका कार्य जब कम हो गया, तो ये एक तरीके से क्या हो गई? निष्क्रिय टाइप से हमारे अंदर रह गई है। ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने निमेशिक पटल नाम सुना है? हाँ जी,
सर आपने बोला था कपी जो थे हमारे अंदर, उनके अंदर वो नहीं होती है, क्या नहीं होती है, पूछ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कपियों से पहले और पहले हमारे पूर्वजों से, देखो इसी चक्कर में जब आप पढ़ेंगे रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारे हमारे पूर्वजों की बात करेंगे, उनसे पहले जो हमारे और जो आज की डेट में जो कपी जो है उनके कॉमन एंसेस्टर हुआ करते थे। कॉमन एंसेस्टर का मतलब ऐसे एंसेस्टर जिसके अंदर कपियों के और हमारे गुण होंगे, जिनका नाम था प्रोकंसल, जिनका नाम था ड्रायोपिथिकस, ये नाम सुनेंगे, उनके अंदर होती थी, क्या होती थी, पूंछ होती थी, ठीक है, तो वो इस्तेमाल करते थे मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, अब बात आ रही है सर, मैंने क्वेश्चन पूछा आपने कितने बच्चों ने निमेशिक पटल नाम सुना है? सर ये निमेशिक पटल क्या होता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। आपने कितने बच्चों ने नाम सुना है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, चलिए जी आइए देखिएगा, आपने कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरीके से हाँ, या तो इस तरीके से देखा होगा, पक्षियों के अंदर देखा होगा, या आप लोगों ने क्रोकोडाइल के अंदर बहुत अच्छे दिखाई देती है ये निमेशिक पटल। इस तरीके से आप लोग देखो, उल्लू में भी दिख जाती है इस तरीके से। ज्यादातर पानी में जो रहते हैं या हवा में जो रहते हैं आपके, है ना, उनकी आंखों पर एक पर्दा सा होता हुआ। सर आपने बोला था पूछ नहीं थी, मैंने कुछ और भी बोला, आपने सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया अंजू यादव, मैंने कुछ और भी बोला था। कपियों के अंदर पूछ नहीं है ना, हमारे अंदर भी पूछ नहीं है, लेकिन हमारे जो कॉमन एंसेस्टर जो हुआ करते थे, जिसका मैंने कुछ नाम बोला, प्रोकंसल, ड्रायोपिथिकस, उनके अंदर होती थी। सुना आपने क्या बोला, समझ में आया? हाँ जी, क्या बोला बेटा, यहां पर वापस से सुनिएगा। ये इस तरीके से आंखों के ऊपर एक पर्दा सा मान लिया, आंखों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली सी होती है, इस तरीके से ये आंखों के ऊपर एक झिल्ली सी होती है। अब आप मुझे बताइएगा, आप में से मैक्सिमम बच्चे जो कभी ना कभी स्विमिंग करते होंगे, जिन्होंने स्विमिंग की है कहीं ना कहीं तालाब में या कहीं पर कूदाफांदी करी होगी, आप मुझे बताइए पानी के अंदर जाते तो अपनी आंखें खोल लेते हैं? नहीं, पानी का प्रेशर पड़ता है आंखों पर, आंखें नहीं खोल पाते, वो लगाते गॉगल्स लगाते हैं वहां से। सिमिलरली जरा सोचिए, जो हवाई जहाज में जाते हैं या हवाई जहाज से ऊपर से नीचे गिरने की, मतलब हवाई जहाज से ऊपर गिरते हैं, जिसको स्काई डाइविंग भी बोलते हैं, तो वो नीचे आते तो अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हैं, बहुत तेजी से वो नीचे हवा घर्षण, हवा का फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा आंखों पर, सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जरा सोच, ऐसे जीव हवा में बहुत तेजी से उड़ रहे हैं, पक्षी पानी के अंदर जो रह रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी तो प्रभाव पड़ेगा, आंखों पर बिल्कुल पड़ेगा। तो उनकी आंखें कैसे प्रोटेक्ट होती है? उनकी आंखों पर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसका नाम होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, निमेशिक पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमेशिक पटल बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? निमेशिक पटल बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? निमेशिक पटल नाम देते हैं। निमेशिक पटल इंग्लिश में बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब आप मुझे बताइए, काम करिए फटाफट, घर के अंदर आपके घर पे आईना रखा है, हाँ सर, उस आईने के सामने खड़े हो जाइए और खड़े होकर यहां पर देखिए अपनी आंखों के किनारे पर एक गुलाबी रंग का छोटा सा भाग आपको फूला फूला सा दिख रहा होगा। शाहिद डन, शाहिद बोलो, एक और ब्लॉक। जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए, तुम करते रहो बेटा, उठपटांग, मैं सब देख रहा हूं, यहां जो करेगा निपटा दिए जाओगे अच्छे से, बहुत मजा आता है, तुम अच्छे से निपटाऊंगा मैं। हाँ जी, निमेशिक पटल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। क्या शीशे के सामने खड़े हो और देखो, यहां पर कॉर्नर में यहां पर कुछ पिंकिश कलर का थोड़ा सा फूला हुआ भाग दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। सर क्या ये हमारे अंदर काम करती है? नहीं, अवशेषी है। अब हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, आप बोलेंगे सर हमारे पूर्वज पानी में थे। यस, क्यों सर? अभी तक मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर एक चीज लिखी थी, क्या लिखा था मेरे भाई, यहां पर देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा था, हम कौन है? स्तनधारी। हमारी उत्पत्ति किससे हुई? सरीसर से। सरीसर किससे उत्पन्न हुआ? उभयचर। उभयचर किससे उत्पन्न हुआ? मछली। यानी हमारे पूर्वज ये, उससे पहले ये कहीं ना कहीं पानी में हुआ करते थे। हाँ सर, हुआ करते थे, पानी में हुआ करते थे। तो निमेशिक पटल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और निमेशिक पटल अगर मिलेगी तो मेरे भाई कहीं ना कहीं हमारे अंदर धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि हम स्थलीय प्राणी बनते गए, स्थल पर अपना जीवन गुजारने लगे। तो निमेशिक पटल की कोई जरूरत नहीं थी, हवा में उड़ नहीं रहे थे, पानी के अंदर रह नहीं रहे थे, तो सीधे धीरे हमारे अंदर निमेशिक पटल क्या हो गई थी? समाप्त हो गई। उसका कार्य नहीं था, तो हमारे अंदर वो बच गई, जिसलिए वो हमारे अंदर क्या है, एक प्रकार से अवशेषी अंग के रूप में मिलती है। हमारे अंदर कैनाइन नामक दांत होते हैं, यहां पर आपने देखा होगा, ये वाले होते हैं, इस तरीके से कैनाइन होते हैं। कहां गए? हाँ जी, हमारे अंदर कैनाइन्स होते हैं, क्या हाँ ये देखिए, इस तरीके से हमारे दंत होते हैं बेटा यहां पर। अब आप मुझे बताइएगा, ये हमारे आगे के ये जो दांत जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कृंतक। फिर ये जो चीर फाड़ करने वाले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रदनक, यानी कैनाइन्स। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये आपने इंग्लिश में नाम सुना, हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचर्णक और चर्णक बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपके दांत जो है ऐसे पॉइंटेड होते हैं क्या? हाँ जी, क्या आपके दांत इस तरीके से पॉइंटेड होते हैं क्या? बोलो जरा जल्दी से। सर एसपी सर के बहुत बड़े हैं, तूने कब देख लिए थे? हैं? बोलिए, क्या इस तरीके के दांत होते हैं हमारे ड्रैकुला टाइप के? नहीं होते ना, नहीं होते ना, बिल्कुल नहीं होते ना, बस। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनके ऐसे दांत होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ज्यादा पॉइंटेड होते हैं, जैसे आपके एसपी सर, जैसा इस बच्चे ने बोला, मेरे को नहीं पता, मैं आज देखूंगा, उनसे बोलूंगा अपना मुंह खोल कर दिखाओ भैया, अपने दांत दिखाओ क्या है कि नहीं है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ये चीर फाड़ करने वाले दांत जो होते हैं थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, मिलते हैं, ठीक है जी। अब रुकना, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइएगा, ये जो रदनक जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? जल्दी से सोचिए, इनका कार्य क्या होता है? ये जो रदनक जो होते हैं, कैनाइन्स जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? चीर फाड़ करना। आप चीर फाड़ करते हो क्या? तो जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप चीर फाड़ करते हो? चीर फाड़ करते हो आप? हैं? रोज किसी का चबा दिया, खा लिया, चबा दिया, खा लिया, करते हो क्या? नहीं ना। जब नहीं करते हो तो आपके अंदर इनका कोई कार्य नहीं है। आप सोचते हो कि हम चीर फाड़ करते हैं तो ये हमारा काम करते हैं, नहीं, इनका कोई कार्य नहीं है मनुष्यों में, इनका कोई कार्य नहीं है। ये वाला काटने के काम में आते हैं, चीर फाड़ करने के काम में आते हैं, और ये पीसने के काम में आते हैं। तो हम भोजन को पीसते हैं, चीर फाड़ नहीं करते हैं, काटते हैं। यस, हम काटने का काम जरूर कर लेते हैं, चीर फाड़ करने का काम नहीं होता है हमारे अंदर। मांसाहारियम सर्वहारी है, या हम ये बोलेंगे कि भैया हम प्रॉपर्ली मांसाहारी नहीं है कि चीर फाड़ करते हो। तो याद रखना, हमारे अंदर ये वाले दंत जो होते हैं, कौन से बेटा? हमारे अंदर याद रखना, कौन से? कैनाइन्स। ये एक प्रकार के रदनक, एक प्रकार के अवशेषी अंग होते हैं। और सर हमारी बॉडी में कितने अवशेषी अंग मिलते हैं? 180 अवशेषी अंग मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में। सर हम एप्पल को चीर फाड़ करने का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। हमारी बॉडी में कितने अवशेषी अंग बेटा? 180 अवशेषी अंग, जिसमें से एक है निमेशिक पटल, एक हमारे रदनक, एक होगी पूंछ के, जिसको हमने बोला पॉकेट। एक बच्चे ने पूछा सर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? अंग्रेजी में बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, हिंदी में बोलते हैं क्रमी रूपी परिशेषिका। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, भी बता रहा हूं। उसके अलावा 2-3 और है, वो निपटा देते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप अपने इनको जानते हैं? इनको क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना बोलते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप अपने कान हिला सकते हैं? जल्दी से, क्या आप अपने कान हिला सकते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप अपने कान हिला सकते हैं? क्या हिला सकते हैं? हाँ सर, राइट स्टार कह रहा है, हाँ सर मैं हिला सकता हूं। सर कुछ लोग हिलाते हैं, कुछ लोग अपने कान हिला लेते हैं।
बेटा वो कान नहीं हिलाते हैं, वो अपने जबड़ों को ना ऊपर नीचे इस तरीके से दबाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कान हिल रहे हैं, बट एक्चुअली वो कान नहीं हिल रहे, वो यहाँ की मसल जो होती है ना, इस पार्ट की मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे वो कान ऐसे लगता है कि हिल रहा है। बट मुझे बता, राइट स्टार और जितने भी बच्चे जो कह रहे हैं सर हम हिला सकते हैं, अपने कान को हिला सकते हैं, मुझे बताओ क्या हम कुत्ते हैं, क्या हम बिल्ली हैं, क्या हम गधे हैं, घोड़े हैं, शेर हैं हम जो अपने कानों को हिला लें? सोचो, उनमें तुमने देखा वो अपने कानों को हिला लेते, इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। क्या तुम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो राइट स्टार अपने कानों को, कि जरा यहां से साउंड आ रही है बहुत तेज से, हेलो ऐसे कर लिया, अच्छा इधर से आ रही है ऐसे कर लिया, अच्छा ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे 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 अपने कानों को हिला सकता है क्या? बोल, ये तो हल्का सा किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है कि वो अपने यहां पर जबड़ों को पीसता है या खींचता है तो हल्का सा ऐसा लगता है कि वो ये कान हिल रहे हैं, लेकिन क्या इस कान को ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे घुमा लेते हैं, जैसे कुत्ते घुमा लेते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर वो मसल्स नहीं है जो ये कार्य करती हैं। तो याद रखना, हमारे कर्ण पिन्ना जो होते हैं, कर्ण पल्लव जो होते हैं, ये अवशेषी नहीं है। कई बच्चे पता क्या गलती करते थे, सर ईयर पिन्ना अवशेषी, ना 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 मेरे भाई, ईयर पिन्ना के अंदर जो मसल्स मिलती है ना हमारे अंदर, वो अवशेषी, वो काम नहीं करती है। याद रखना, वो काम नहीं करती है। डन। शर्पी के फिल्म में हिलाए थे ना उसने। हाँ जी, कर्ण पिन्ना की जो मांसपेशियां होती है, यानी हमारी जो ईयर पिन्ना, इसकी मसल्स होती है, वो कैसी होती है? वेस्टिजियल। ईयर पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है बेटा, याद रखना, ये हमारा वेस्टिजियल नहीं है, ये ध्वनि की किरणों को या ध्वनि की तरंगों को, ध्वनि वेव्स जो होती हैं, साउंड की वेव्स को कलेक्ट करके अंदर भेजता है, ये वेस्टिजियल नहीं है। इसके अंदर जो मसल्स मिलती है हमारे अंदर, वो वेस्टिजियल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपने आखिरी चौड़क नाम सुना होगा, लास्ट मोलर, आखिरी चौड़क सुना होगा, जिसको हम अक्कल दाढ़ भी बोलते थे। आप लोगों ने सुना होगा, क्या अक्कल दाढ़ आ रही है भाई? सुना होगा, अक्कल दाढ़ आ रही है। आखिरी चौड़क, लास्ट मोलर, बिल्कुल लास्ट में होता है ये वाला, इस तरीके से, ये हमारा लास्ट मोलर होता है मेरे भाई, ये वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट मोलर बोलते हैं। और इसका हमारे अंदर कोई कार्य नहीं होता है, याद रखना। वैसे इसका कार्य क्या होता है? पीसने का कार्य होता है, लेकिन हमारे अंदर इसका कोई कार्य नहीं है। आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता किससे, लास्ट मोलर से, लेकिन ये आता है हमारे अंदर, हम बोलते हैं अक्ल दाढ़ आ रही है, तो इसका कोई कार्य नहीं होता। आखिरी चौड़क का नरों में चूषक, जरा सोचिए, मेल्स के अंदर निपल्स होते हैं, मेल्स के अंदर जो निपल्स होते हैं उनका कोई कार्य, क्या वो मेल्स के अंदर जो चूषक होते हैं, क्या वो अपने बच्चे को दूधपान कराने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं? अब आप में से कई उछल सर हमारे यहाँ पर ना गांव में एक आदमी ने ना बच्चे को जन्म दे दिया था, ऐसे ऐसे है यहाँ पर, सर हमारे यहाँ पर गांव में किसी ने ऐसे कर दिया था, गांव में ऐसा कर दिया था, वो कर दिया था, वो कर दिया था। अरे आंखों में होती है प्ली का सेमी ल्यूनैरिस मेरे भाई, एक छोटा सा थंब होता है हिमराज भाई। हाँ जी, नरों में चूषक जो होते हैं इनका कोई कार्य नहीं होता है, याद रखना, नरों में चूषक इनका कोई कार्य नहीं है। आखिरी चौड़क इसका कोई कार्य नहीं है। कर्ण पिन्ना की मांसपेशियां इसका कोई कार्य नहीं है। कॉक्सिक्स पूंछ की अस्थि इसका कोई कार्य नहीं है। कैनाइन्स का कोई कार्य नहीं है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसका कोई कार्य नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं? अवशेषी अंग, टोटल 180 अवशेषी अंग। अब आप मुझे बताइए, ये चीजें जरूरी है, लेकिन इस चीज को समझना, ये हमारे अंदर जो अवशेषी अंग है आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इन अवशेषी अंगों से पूर्वजता का पता लगता है? ये सब विजडम टीथ बोलते हैं। सोचो, ये गायब हो सकते थे, लेकिन हमसे आगे आने वाली पीढ़ियों में ये धीरे धीरे, भाई मैंने क्या बोला था, विकास धीमी प्रक्रिया है, धीरे 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 ये हटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमसे आगे आने वाली जो पीढ़ियां जो होंगी उनमें टोटली खत्म हो जाएंगी, है ना? हमारे अंदर क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि सीधी सी बात है कि विकास उतनी तेजी से नहीं हो रहा कि एकदम से खत्म हो जाए, स्लोली एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो एक समय ऐसा आएगा इन फ्यूचर कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों में ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। बात आ रही है क्या इन अवशेषी अंगों से पूर्वजता का पता लगता है? यस, डन। इस चीज का पता लगता है, पूर्वजता का पता लगता है, याद रखिएगा। डन। चले आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पर ये 180 क्या थे बेटा? अवशेषी अंग है हमारे अंदर, जिसमें से एक ये रह गया, कौन सा? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, क्रमी रूपी परिशेषिका। सर ये क्रमी रूपी परिशेषिका क्या होता है? क्रमी रूपी परिशेषिका जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारी जो बड़ी आंत जो होती है, कौन होती है? हमारी बड़ी आंत जो होती है, उस बड़ी आंत का एक भाग होता है, उस बड़ी आंत का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं अंधनाल। याद रखना, क्या बोलते हैं? अंधनाल, जिसको हम टाइम क्या हो गया, अंधनाल जिसको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, सीकम बोलते हैं। और इस सीकम पर एक क्रमी के समान एक क्रमी रूपी लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, क्रमी रूपी परिशेषिका। तो क्रमी रूपी परिशेषिका जो होती है जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, सर हमारे अंदर ये कोई काम नहीं करती, बिल्कुल कोई काम नहीं करती। तो हमारे पूर्वजों के अंदर काम करती थी, ये काम करती थी। क्या काम करती थी? इस क्रमी रूपी परिशेषिका के अंदर क्या होते थे? वो बैक्टीरिया होते थे, जैसे सेलोबायोपेरस। ये एक प्रोटोजोन, या मैं बोलूंगा एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। आप बोलेंगे प्रोटोजोआ क्या होता है? अभी से इतना याद रखना, ये एक जीव है, ठीक है? ये एक जीव है। क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु हुआ करते थे। ये क्या करते थे बेटा जी? एक एंजाइम रिलीज करते थे जो कहलाता है सेल्यूलेज। और सेल्यूलेज क्या करता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं, माल्टेज क्या करता है, सुक्रेज क्या करता है, आप जानते हैं। सेल्यूलेज क्या करेगा? सेल्यूलोज का पाचन करेगा। अब सेल्यूलोज का पाचन करेगा। अब आप मुझे बताइएगा, क्या हम घास फूस खाते हैं? नहीं। जिसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज होता है हमारे अंदर। क्या सेल्यूलोज का पाचन होता है? नहीं होता। तो हमारे मल के द्वारा सेल्यूलोज निकल जाता है। सोचिए, हमारे मल के द्वारा क्या निकल जाता है? सेल्यूलोज निकल जाता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज जो थे, जो घास फूस खाते थे, पत्तियां खाते थे, उसके अंदर जो सेल्यूलोज आता था, सेल्यूलोज का पाचन के लिए हमारे अंदर एंजाइम निकाला जाता था, सेल्यूलोज। और वो सेल्यूलोज एंजाइम निकालने का काम कौन करते थे? बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, जो कहां पर मिलते थे? यहां पर मिलते थे। बदले में इनको न्यूट्रिशन मिलता था, बदले में इनको रहने के लिए जगह मिलती थी, और ये बदले में सेल्यूलोज के पाचन में हेल्प करते थे। ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है, जहां पर दो जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो हमने ऐसे जीवों को सहारा दिया, हमने ऐसे जीवों को जगह दी, उनको पोषण दिया, बदले में उन्होंने एंजाइम निकाला जो किसी चीज में हेल्प कर रहा था, सेल्यूलोज के पाचन में। अब हम धीरे धीरे स्थलीय प्राणी जो थे, वो धीरे धीरे ऐसी चीजों का उपभोग करने लगे जिसमें सेल्यूलोज कम होता गया। तो जब सेल्यूलोज कम होता गया तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, धीरे धीरे यहां से वो बैक्टीरिया, वो प्रोटोजोआ खत्म होता गया, लेकिन ये रह गया हमारे अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और इसमें जब इंफेक्शन हो जाता है तो बहुत भयंकर पेन होता है, जिसमें इसको शरीर से निकाल दिया जाता है, अपेंडिसाइटिस जिसको हम बोलते हैं। इतनी सी बात थी मेरे भाई, क्या? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो किससे संबंधित होता है? सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित होता है। डन। सो ये है क्या हमारे शरीर में कुछ एग्जांपल थे किसके? हमारे अवशेषी अंगों के। ये था दूसरा प्रमाण किस चीज का? कार्बनिक विकास का। तीसरा जो प्रमाण जो है कार्बनिक विकास का, वो है मेरे भाई यहां पर संयोजी कड़ी का प्रमाण। अब तीसरा प्रमाण हम पढ़ेंगे कल, कौन सा? संयोजी कड़ी का प्रमाण। दो हम लोगों ने देखा, जीवाश्मों का प्रमाण, अवशेषी अंगों का प्रमाण। तीसरा पढ़ेंगे कौन सा? संयोजी कड़ी का प्रमाण। और कल कितने बजे क्लास होगी? 3 बजे, ठीक है? आज क्यों लेट हो गई थी? रीजन बता दिया था। रीजन बताने के बावजूद अगर आप उठपटांग चीजें बोलेंगे, शायद ध्यान से सुन लो, है ना? सर कोसर वेट्स बता दो, चाटा ना लगा दो तुम्हारे, है ना? तुम उल्टा सीधा बोलोगे, है? जब हम आए, बता दिया, आपको रीजन बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया कि क्यों लेट हो गए, क्यों डिले हो गए, क्या कारण हो गया था, फिर आकर तुम उल्टा सीधा बोलोगे तो फिर बात क्या रह जाएगी फिर इस चीज में, है? सर ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। तुम बताओगे तरीका क्या होता है? अरे तुम पहले पढ़ लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद उंगली उठाना स्टार्ट किया करो, ठीक है? आता नहीं बायो का बी और चले हैं तुम, पता नहीं क्या अपने आप को क्या समझ लेते हो।
तो कुछ बोलने से पहले, कुछ लिखने से पहले जरा सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। मेरे को भी पता है कि बच्चे परेशान हो रहे थे, इसलिए स्पेशली शुभम पालीवाल सर के थ्रू टेलीग्राम पर मैसेज पहुंचवाया था। मेरा फोन जो था चल नहीं रहा था, अभी चार्जिंग पे लगाकर चलवाया है। तो कुछ बोलने से पहले बस सुन लिया करो कि क्या बोला जाता है। स्टार्टिंग में कुछ बोला गया था। सर कल हॉलीडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं है कल का, कोई हॉलीडे नहीं है कल का। कल क्लास लगेगी 3 बजे, क्लास होगी 3 से 5:30 पूरा ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल? संयोजी कड़ी के प्रमाण पढ़ेंगे, यानी कल हम ये पूरा प्रमाण वाला टॉपिक खत्म कर देंगे। कल कौन सा? प्रमाण वाला। मिलेंगे कल कितने बजे? 3 बजे।